इंडिया, जापान, चाइना एंड यूएई, जहाँ भी ट्रेवल करो एक खूबसूरत सी प्रॉपर्टी पर ओयो का रेट लोगों नजर आ ही जाता है। एक समय था जब अफोर्डेबिलिटी के चलते ओयो रूम्स काफी फेमस हो गए थे एंड जरूरत पड़ने पर लोग कई दिनों तक इसमें स्टे भी करते थे। लेकिन फिर अचानक ओयो से जुड़ी ऐसी न्यूज सामने क्यों आने लगी जो लोगों को डराने के लिए काफी तो थी ही, साथ ही इन्होंने कंपनी की इमेज भी खराब कर दी। एंड जिस केस से ओयो की सबसे ज्यादा बदनामी हुई वो था ओयो की कमरे में एक लड़की की रेप, जो ओयो के ही एक मैनेजर ने किया था। इसके अलावा एक और केस सामने आया जिसने ओयो रूम्स की प्राइवेसी पर सवाल खड़ा कर दिया। हुआ ये कि एक लड़का अपने फीमेल पार्टनर के साथ एक ओयो होटल में रुका हुआ था। उसके कुछ दिनों के बाद ही उनके कुछ प्राइवेट वीडियो उनके दोस्तों के फोन पर रिसीव होते हैं एंड उनकी वीडियो रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति कपल को ब्लैकमेल करके पैसे मांगने लगता है और जब उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। ऐसे में कपल ने जब पुलिस कंप्लेन की तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस मामले में 4 लोग शामिल थे जिन्होंने रूम्स में हिडन कैमरा लगा रखे थे। इस केस के बाद लोगों के मन में बैठ गया कि कहीं वो जिस रूम में ठहरे हैं उसमें हिडन कैमरास तो नहीं है, और इस तरह लोगों का भरोसा ओयो से उठने लग गया। और यही वजह है कि आज कोई कस्टमर ओयो रूम्स में ठहरने से पहले 10 बार सोचता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी फ्रॉड और चीटिंग के बेसिस पर ओयो आज वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा होटल चेन कैसे बन गया, चलिए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ओयो को बनाया क्यों गया था। एक्चुअली अपने 19 साल की एज में ओयो को स्टार्ट किया था रितेश अग्रवाल ने, जो बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग किया करते थे एंड इसलिए अक्सर उन्हें अलग अलग होटल्स में रुकना पड़ता था। ऐसे में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से वो ये बात अच्छे से जान चुके थे कि होटल में स्टे करने से किन किन तरह की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है और पुअर हॉस्पिटैलिटी के चलते लोगों को क्या क्या परेशानियां होती है। ये सब देखते हुए उन्होंने एक अकोमोडेशन सिस्टम बनाने की सोची जहाँ लोग लिमिटेड बजट में भी एक अच्छा सा रूम और बेहतरीन फूड पा सके। और इसी आइडिया के साथ 2013 में शुरू हुआ था ओयो रूम, जिसका मतलब है ऑन योर ओन रूम्स। ओयो रूम का बिजनेस कंसेप्ट लगभग वही था जिस पर आज जोमेटो, स्विगी या ओला उबर काम करते हैं, यानी ये होटल एंड कस्टमर को एक प्लेटफॉर्म के जरिए मिलाता था। लेकिन शुरुआत में ओयो के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि आखिर कस्टमर को क्लीन रूम्स और अच्छी हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड कैसे की जाए। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए ओयो टीम्स ने अलग अलग होटल में जाकर उनके स्टाफ को बेटर हॉस्पिटैलिटी सीखने के लिए ट्रेन किया, साथ ही अपने खुद के पैसे लगाकर होटल को क्लीन और बेटर कंडीशन में बनाया। इसके अलावा रितेश ने देखा कि ऐसे होटल्स भी मौजूद हैं जो काफी बजट फ्रेंडली हैं, लेकिन उनका अपना नाम या पहचान नहीं है, ना ही लोग कभी उन तक पहुंच पाते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उस तरह के होटल्स को खुद के बिजनेस के साथ जोड़ लिया और उनका भी नाम ओयो रख दिया। दोस्तों ओयो ने शुरुआत में ही मार्केटिंग की 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को समझ लिया था, जिसमें पहला ये था कि बहुत से होटल में अच्छी फैसिलिटी तो थी लेकिन कस्टमर उन तक पहुंच नहीं पाते थे, जिससे होटल ओनर्स का लॉस तो होता ही था, साथ ही लोगों को रूम्स के लिए भी भटकना पड़ता था। दूसरा, जब भी कोई अनमैरिड कपल किसी भी होटल में ठहरना चाहता था तो उनसे बहुत से सवाल किए जाते थे। एंड तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि कई बार लोग रूम की बढ़िया इमेज को देखकर ऑनलाइन बुक तो कर देते थे, लेकिन जब वो कमरे में पहुंचते थे तो वहां उन्हें गंदी बेडशीट, अनकंफर्टेबल मैट्रेसेस और अनहाइजेनिक टॉयलेट देखने को मिलती थी, जिस वजह से उनके ट्रिप का पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाता था। एंड जब ओयो ने इन सारी प्रॉब्लम्स का हल निकाला तो ये लोगों को काफी पसंद आया, इसलिए ओयो ने कस्टमर के बीच बहुत जल्दी अपनी एक अलग पहचान बना ली। हालांकि कंपनी ने अलग अलग स्ट्रेटेजीज पर काम किया था, जैसे ओयो ने अपने रूम्स में फ्री वाईफाई, एसी और मॉर्निंग में फ्री ब्रेकफास्ट देना शुरू कर दिया। अब जब एक बजट होटल में इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही हो तो भला वो लोगों के बीच पॉपुलर कैसे नहीं होता। इससे ओयो को बड़े बड़े इन्वेस्टर से फंडिंग मिलने लगी और ओयो का बिजनेस बहुत कम टाइम में पूरे देश के अंदर फैल गया। इंडिया में सक्सेस के बाद ओयो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंड करना शुरू कर दिया और जल्दी ही वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट होटल चेन बन गया, जहां ये दुनिया के 800 शहरों में 8.5 लाख से भी ज्यादा ओयो रूम्स को ऑपरेट करता है। इन्हीं सब रीजन की वजह से इनकी वैल्यूएशन जो 2014 में 300 करोड़ की थी वो 2018 आते आते मतलब सिर्फ 4 साल के अंदर 40,000 करोड़ की हो गई। और सिर्फ 5 सालों में ओयो एक यूनिकॉर्न और रितेश अग्रवाल दुनिया के 2nd यंगेस्ट बिलियनियर बन गए। दोस्तों शुरुआत में ओयो फेमस तो हो गया था, पर धीरे धीरे इस कंपनी का फोकस एक्सपेंशन की तरफ शिफ्ट हो रहा था। पहले इंडिया में फिर विदेशों में ये लगातार एक्सपेंड करता जा रहा था, जिसके लिए उसे ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती थी एंड फिर ज्यादा स्टाफ को काम पर रखना पड़ता था। इसे हुआ ये कि कस्टमर ओयो में वापस से वही सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने लगे जो ओयो के आने से पहले हुआ करते थे, मतलब फिर से गंदे रूम्स मिलना, हॉस्पिटैलिटी खराब होना एंड रूम की मेंटेनेंस बेकार होना। यहाँ तक कि खराब मेंटेनेंस की वजह से ओयो रूम्स में 15 साल के लड़के प्रियांशु कुमार की मौत भी हो गई। प्रियांशु दिल्ली के एक ओयो रूम में रुका हुआ था, लेकिन गीजर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उसकी मौत हो गई। इस नेग्लिजेंस को देखकर
साफ जाहिर होता है कि 2013 में ओयो जिस पर्पज से शुरू हुआ था वह धीरे धीरे अब बदल रहा था। दोस्तों शुरुआत में ओयो एंड होटल ओनर्स के डील कुछ इस तरह की होती थी कि ओयो उन्हें कस्टमर देगा और बदले में होटल ओनर्स उन्हें 20% का कमीशन देंगे। शुरुआत में ऐसा ही चलता रहा, कस्टमर भी खुश, एक्सपेंड भी होता गया और होटल ओनर्स भी प्रॉफिट कमा रहे थे। लेकिन असली प्रॉब्लम तो शुरू हुई 2019 के बाद से, जब ओयो होटल ओनर्स पर 20% कमीशन के अलावा कई सारे हिडन चार्जेस भी लगाने लगा, जिन्हें ऐड करने के बाद उनकी 50 से 60% की कमीशन ओयो के पास ही चली जाती थी। अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें तो बेंगलोर में एक होटल ओनर जिनके पास 50 कमरों का एक होटल था, उससे वो हर महीने 5 से 6 लाख रुपए तक का अर्निंग करते थे। लेकिन जब वो ओयो के साथ जुड़े तो उन्हें हर महीने 1.5 लाख का नुकसान होने लगा। इसके अलावा ओयो ने होटल के लिए एक पोर्टल बना रखा था, जहाँ जब कोई कस्टमर कोई होटल में रूम बुक करता था तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन उस पोर्टल में ऐड हो जाती थी और फिर उसी के अकॉर्डिंग ओयो अपना कमीशन चार्ज करता था। अब शुरू में यह सिस्टम ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में ओयो ने पोर्टल पर रॉन्ग बुकिंग दिखाकर होटल ओनर्स से पैसे लेने लगा। साथ ही होटल ओनर्स जब रिफंड के लिए क्लेम करते थे तो उन्हें पैसे बहुत ही मुश्किल से मिल पाते थे, क्योंकि ओयो सिर्फ 20% क्लेम पर ही एक्शन ले पा रहा था। इसके अलावा ओयो के एक फार्मर मैनेजर का कहना था कि ओयो कई महीनों तक होटल का पेमेंट रोके रखता है, जिसके बाद होटल ओनर्स के पास एक रास्ता तो ये होता था कि वो कंपनी से फाइट करे, जिसका रिजल्ट हम आपको पहले ही बता चुके हैं। दूसरा ये कि वो ओयो को छोड़ दे। ये साफ था कि ओयो से जुड़ने के बाद होटल ओनर्स की कमाई कई गुना कम हो गई थी। इन सब चीजों से तंग आकर अप्रैल 2019 में 100 अलग अलग शहरों में 500 से भी ज्यादा होटल्स ने खुद को ओयो से अलग कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे ओयो का एक और स्कैम शुरू होता है, क्योंकि ओयो ने खुद को बड़ा दिखाने के लिए उन होटल को अपने वेबसाइट से हटाया ही नहीं जो उनके प्लेटफॉर्म को छोड़कर जा चुके थे, बल्कि उन रूम्स को सोल्ड आउट का टैग लगाकर अपनी वेबसाइट पर ही लगाए रखा। अब जब कस्टमर वेबसाइट विजिट करते थे तो वहाँ उन्हें काफी सारे रूम्स सोल्ड आउट दिखाई पड़ते। इससे कस्टमर को लगता था कि ओयो के रूम्स बहुत तेजी से बुक हो रहे हैं और इस बहकावे में वो भी अपना रूम जल्दी से बुक कर देते थे। अब ये तो सिर्फ एक कस्टमर थे, यहाँ तक कि इन्वेस्टर्स भी इन्हें देखकर धोखा खा जाते थे, क्योंकि जब वो वेबसाइट पर इतनी ज्यादा नंबर्स में होटल्स को देखते और उनमें ज्यादातर रूम सोल्ड आउट होते तो उन्हें लगता था कि ओयो की मार्केट डिमांड बहुत ज्यादा है। इस तरह ओयो इन्वेस्टर्स को भी फंसाने का काम अच्छे से कर रहा था। ऐसे कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मिले भी, जिसमें सॉफ्ट बैंक, माइक्रोसॉफ्ट और लाइट स्पीड वेंचर्स जैसे कई ग्लोबल इन्वेस्टर्स का नाम भी शामिल है। यहाँ तक कि इसकी सबसे बड़ी कंपिटिटिव एयरबीएनबी ने भी इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। इसे कंपनी ने फंड्स तो खूब हासिल कर लिए, लेकिन जमीनी स्तर पर चीजें खराब होती चली गई। दोस्तों ऐसा कई बार हुआ है कि जब कोई कस्टमर अपना रूम बुक करके होटल में पहुंचता है तो वहाँ के होटल ओनर चेक इन डिनाई कर देते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि होटल ओनर कस्टमर से एक्स्ट्रा अमाउंट की डिमांड करते हैं और कभी कभी ये अमाउंट डबल से भी ज्यादा होता है। अब दोस्तों जो लोग रात में टाइम चेकिंग कर रहे हैं या शहर में नए हैं, उनके पास ज्यादा अमाउंट देकर ओयो में ठहरने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता था। इसके अलावा कस्टमर तीसरी प्रॉब्लम ये फेस कर रहे थे कि वो पहले ही ओयो के वेबसाइट से रूम की बुकिंग कर चुके होते हैं, लेकिन जब वो होटल में चेकिंग के लिए पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इस होटल ने तो कब का ओयो के साथ अपना टाइप खत्म कर लिया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह की चीजें कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है। साथ ही एक और प्रॉब्लम जो होटल ओनर्स की तरह कस्टमर भी फेस कर रहे हैं वो है रिफंड का ना मिलना। जब भी कोई कस्टमर अपना बुकिंग कैंसिल करता है या फिर पता चलता है कि होटल का ओयो के साथ टाइप ब्रेक हो चुका है तो ऐसे में वो रिफंड के लिए अप्लाई करता है, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी उनका पैसा उन्हें लौटाया नहीं जाता। इस तरह के कई रिव्यूज आपको ओयो की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे, जहां हजारों लोगों ने रिफंड ना मिलने की शिकायत कर रखी है। साथ ही बैड हॉस्पिटैलिटी, एक्स्ट्रा चार्जेस, डर्टी होटल जैसे ना जाने कितने कंप्लेन इनके वेबसाइट पर भरी पड़ी है। कुछ साल पहले बिजनेस टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू में रितेश अग्रवाल ने कहा था कि 2023 तक आते आते वो ओयो के अपने कस्टमर अप्लाइज और डीलरशिप के बेसिस पर दुनिया की सबसे बड़ी होटल चैन बना देंगे। हालांकि दोस्तों 2023 आने पर भी दूर दूर तक उनका बिजनेस प्रॉफिट में जाता नजर नहीं आ रहा था, जिससे क्लियर हो चुका था कि ओयो अपने बिजनेस में फेल हो चुका है। एक तरफ खराब एक्सपीरियंस की वजह से ओयो के कस्टमर टूटते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ सालों में रितेश अग्रवाल ने अपनी सैलरी 2.5 गुना बढ़ा ली है। साथ ही ओयो अपनी एड्स पर दिल खोल के पैसे खर्च कर रहा है। इन सब चीजों की वजह से जहां 2018 में उसे 422 करोड़ का लॉस हुआ था, वहीं 2019 आते आते यह लॉस बढ़कर 2700 करोड़ हो गया, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 में इसका टोटल लॉस 2140 करोड़ रहा था। दोस्तों इन लॉसेस को रिकवर करने के लिए ओयो अपना आईपीओ निकालने की तैयारी में, जिसके बाद कंपनी और भी ज्यादा विवादों में आ गई एंड अब इस पर इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई।
एक्चुअली द फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड FHRAI ने कहा है कि ये IPO पब्लिक के लिए नहीं है बल्कि एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट के लिए है जो अपना लॉस इन्वेस्टर्स के ऊपर डालना चाहते हैं। आप खुद सोचिए किसी भी कंपनी का IPO हमें पैसे कैसे कमा कर देगा, ऑब्वियसली अपने हैप्पी कस्टमर के बेसिस पर। लेकिन हमने पहले ही रिव्यूज देखा कि लोग ओयो की सर्विसेज से कितने ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। अब FHRAI का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 में ओयो को 3943 करोड़ का नुकसान हुआ था और 2020 में इसका टोटल रेवेन्यू जो 13,000 करोड़ रुपया था वो 69% की गिरावट के साथ 2021 में सिर्फ 4,000 करोड़ रह गया। और उस टाइम पर ओयो को बड़े बड़े लोगों से काफी सारे ऑफर्स आए, आप अपनी कंपनी को हमारे पास बेच दो, मैं उसको संभालूंगा। लेकिन रितेश अग्रवाल ने ऐसा नहीं किया। बाकी रितेश अग्रवाल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों आपका ओयो के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी अगर आप रोल्स रॉयस की सक्सेस स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वीडियो पर क्लिक करें और पतंजलि ब्रांड की रियलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो राइट वीडियो पर क्लिक करें। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।